हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डेली का जो प्रैक्टिस चल रहा है वो आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छा आप लोग प्रश्नों को याद कर रहे होंगे और सेटअप कर रहे होंगे, तैयार कर रहे होंगे, ठीक है? चलिए, हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे संगीत के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके संगीत प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों या बात कर ले बीपीएससी, एसटेट फेज़ 2 आने वाली है या फिर एमआरएस, डी ट्रिपल एसपी, केवीएस, इनविस तो आप लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना तो भई ये आपके लिए यहाँ से जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होते हैं, जो पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम्स में तो वो प्रश्न अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा, लेकिन उससे पहले ख़ास आप लोग से छोटी-सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे मोटिवेशन के लिए अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी है नोटिफिकेशन वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसके लिए आप लोग ऑल पे नोटिफिकेशन भी सेट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, हम देखेंगे पहले प्रश्नों को यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है मेरा दोस्त कि यहाँ पे स्वरों का वह छोटा स्वरूप जिसका प्रयोग गायन वादन में किया जाता हो। तो भाई स्वरों का कैसा है वो छोटा स्वरूप है, ठीक है? और जिसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? तो छोटा स्वरूप जो प्रयोग कर रहे हैं हम गायन और वादन में। दोस्त मेरे उसे क्या कहते हैं? क्या पकड़, वर्ण या लय? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि स्वरों का वैसा छोटा स्वरूप जिसका प्रयोग गायन वादन में करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और भाई ये वर्ण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 4 प्रकार के। एक तो आपका हो जाता है अस्थाई वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण और तीसरा अवरोही वर्ण, ठीक है? और चौथा क्या हो जाएगा? संचारी वर्ण। ये वर्णों की संख्या की बात कर लेंगे तो ये 4 प्रकार के आपके वर्ण हो जाते हैं। आगे देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है सा रे रे, यानी कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये जो लिखा हुआ है ये लय का कौन सा प्रकार है? क्या आड़ी लय है, कुआड़ लय है या ब्याड़ लय? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब, इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ये आपकी आड़ लय होता है। जैसे कि आपके 3/2 को हम लिखते हैं ना आड़ की लय, तो भाई इसमें जो है कितने? 2 यानी 2 में 3 बोलना है। एक तो आपका 2 क्या-क्या है? एक आपका है सा है और दूसरा क्या है आपका? रे है। तो यहाँ पे 2 ही है। 2 में क्या कर रहे हैं हम? सा, रे और रे क्या कर रहे हैं? 3 बोल रहे हैं। तो 2 में 3 यानी कि एक लय कौन-सा हो जाएगा? ये आपका लय हो जाएगा आड़ लय, ठीक है? चलिए, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, इनमें से किस ताल की पहली मात्रा पर खाली होती है? क्या वो 4 ताल है, रूपक ताल है, रुद्र ताल है? देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा रूपक ताल, जो कि ये रूपक ताल पहली मात्रा पे खाली है, लेकिन इसकी जो मात्राओं की संख्या है कुल आपके 7 मात्रा हो जाते हैं। चलिए आप लोग इसका बोल लिख दीजिएगा कि रूपक ताल का बोल क्या है, ठीक है? बोल क्या है? रुद्र ताल इसे कहते हैं दोस्तों 11 मात्रा और 11 विभाग वाला ताल, यानी समान मात्रा समान विभाग वाला ताल रुद्र ताल। और आपके अगर 4 ताल की बात कर लेंगे तो ये आपकी मात्राओं की संख्या 12 हो जाती है, जिसमें कि 4 ताली और 2 खाली, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि रागों के समय सिद्धांत के कितने प्रहर बताए गए हैं? तो रागों के समय सिद्धांत का अगर प्रहर की अगर हम बात कर लेंगे, तो समय सिद्धांत जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा का हम लोग का होता है दिन और रात, यानी कि उत्तरांग और पूर्वांग को मिलाकर 24 घंटा। और एक जो पहर होता है वो 3 घंटे का एक पहर होता है। तो इतने में हम जानेंगे कि ये जो हमारा जो टोटल पहर है या 24, इसको हम 3 घंटे का जो एक पहर होता है इससे अगर हम इसे भाग दे देंगे तो हमारे पास जो टोटल है क्या? टोटल पहर निकल कर चला आएगा, यानी कि कितना पहर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 8 पहर, ठीक है? आगे देखिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम, देखिए भाई ये जो है आपका सर्वप्रथम लगाया है, सर्वप्रथम किसने की? अगर पूछेगा आपसे तो सर्वप्रथम वाला ही पूछेगा, ठीक है? ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसने की? क्या श्रीनिवास, लोचन या अहोबल? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहोबल जी ने किया था। लेकिन इनके बाद जो है सटीक रूप से जो है व्यवस्थित रूप से अगर कहें, व्यवस्थित रूप से अगर हम कहें तो ये आपके कौन? उसके बाद फिर श्रीनिवास जी किए थे, ठीक है? श्रीनिवास जी ने इसे व्यवस्थित रूप से बताया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 6ठा नंबर का कि अब्दुल करीम खान किस विधा के कलाकार हैं? क्या गायन है, वादन है या नृत्य है? देखिए यहाँ पे वैसे अगर बात करेंगे वादन की तो ये सारंगी वादन किया करते थे। ये क्या बजाते थे? ये सारंगी भी बजाते थे। लेकिन अगर मुख्य पूछे कि किस विधा के कलाकार हैं तो वादन में एक से अधिक वाला पे हमको नहीं जाना है। ये केवल और केवल आपके गायन के ही रह जाएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं सारंगी बजाते थे, बजाते थे, लेकिन इसके लिए भाई ये पॉपुलर नहीं थे, ठीक है?
तो केवल आपके लिए गायन हो जाएगा। बस ये जानकारी के लिए कि सारंगी बजाते थे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है अति द्रुत लय में गाई जाने वाली विधा है, क्या द्रुत है? ये आपका ध्रुपद या तराना या ख्याल? इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका अति द्रुत में हो जाएगा आपका तराना। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तराना। और इसके आविष्कारक हम बात कर लेंगे तो ये अमीर खुसरो थे। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे इसके आविष्कारक थे। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनको तोताए हिंद का उपाधि भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राग के मुख्य स्वरों का समूह क्या कहलाता है? तो राग के मुख्य जो स्वर का जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे? यानी कि जो मुख्य समूह से, जैसे कि हम लोग क्या करें, उसको पहचान लें कि भाई ये जो है फलाना राग है, ये वो राग है, तो ऐसा जैसे कि पहचान में आ जाए। तो जो मुख्य स्वर समूह होता है रागों का, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या पकड़, सरगम या तराना? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पकड़। ठीक है, उसको पकड़ कहेंगे क्योंकि वही मुख्य स्वरों के समूह के आधार पर हम लोग रागों को पहचान पाते हैं कि ये भाई ये राग है, ये भैरवी है या फिर जो भी है, हम लोग इस तरह से पहचान पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है निरर्थक शब्दों का प्रयोग इनमें से किस गायकी में किया जाता है? क्या ध्रुपद में, ठुमरी में या तराना में? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि तराना अमीर खुसरो के द्वारा आविष्कार किया गया है। अमीर खुसरो के द्वारा आविष्कार किया गया है। तो यही अमीर खुसरो जी गोपाल नायक को हराने के लिए छल से तो ये तराना का आविष्कार उसी समय किए थे, ताकि भाई हम हारे नहीं। ये चतुराई भरा कदम इन्होंने ही उठाया भाई। चतुराई भरा कदम तो गोपाल नायक भी उठा सकते थे, लेकिन क्या थे वो? गुलाम राजा के जो वो दरबारी बन गए थे। ठीक है, इस कारण वो ज्यादा अपनी चतुराई चालाकी नहीं दिखा पाए। हालांकि अपनी चतुराई तो दिखाए ही थे, लेकिन ये जो है कहा जाता है कि छल से जो है अमीर खुसरो ने गोपाल नायक को हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, सितार के मुख्य तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तार सा, मंद्र प या मंद्र प, या आपका मंद्र म या फिर मंद्र प? इसका जो जवाब हो जाएगा, सितार का जो मुख्य तार होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। सितार के पहले तार, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाज का तार भी कहते हैं, जो कि किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि सितार में चिकारी का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? तार सा, मंद्र म या मंद्र प? तो ये जो चिकारी का तार जो है, ये जो मिलाया जाता है वो किस स्वर से? तो ये आपके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तार सा से मिलाया जाता है। और चिकारी जो होता है हमारा 7वां नंबर और 6ठा नंबर के तार को ऐसे कहा जाता है, लेकिन मुख्य जो है 7वां नंबर जो होता है क्या होता है? चिकारी का तार। इस 6ठा जो है उसे चिकारी का तार कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है 7वें को भी चिकारी, यानी कि जो एक छोटी चिकारी और दूसरा क्या होता है? बड़ी चिकारी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से आप लोग के पास क्या रहता है, उस तरह से आपको जवाब देना है। क्योंकि 6ठे नंबर वाले तार को छोटी चिकारी और 7वें वाले नंबर वाले तार को बड़ी चिकारी के रूप में मान लेता है आयोग। तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, सितार में जोड़ी के तार पर तीसरे पर्दे पर कौन सा स्वर निकलता है? यानी जोड़ी का तार, यानी कि दूसरे और तीसरे तार को क्या कहते हैं भाई? जोड़ी का तार। ये जो आपका होता है क्या होता है? जोड़ी का तार होता है। और ये जो है आपका किसका होता है? तांबा का होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, तांबा का होता है दो जोड़ी का तार। तो इसमें जो है तार पर तीसरे पर्दे पर कौन सा स्वर निकलता है? क्या कोमल ग, कोमलनी या तीव्र म? इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि कोमल ग निकलता है जोड़ी के तार के तीसरे पर्दे पर। ठीक है, और ये किस में होते हैं? सितार की बात हो रही है। ठीक है, सितार की बात हो रही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि गजरा किस वाद्य यंत्र का अंग है? क्या वो सितार का, सरोद का या तबला का? तो गजरे की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका जो होता है, इसके साइड साइड जो है इस तरह से ये जो पूड़ी होती है ना, यहाँ पे इस तरह से बना हुआ होता है। और इसमें क्या होता है? छिद्र होता है, जो कि आपके नीचे तक ये आपका बद्धी इससे बंधा हुआ होता है। ठीक है, तो ये तबला में होता है ना ऐसा। तो यही जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गजरा। तो गजरा किस वाद्य यंत्र में है? तो क्या सितार में होगा? नहीं। सरोद में होगा? नहीं। किस में होगा भाई? तो ये आपका हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर सी, तबला में। ठीक है, इसमें तबला में आपके गजरा होते हैं, पूड़ी होता है, चाटी, स्याही, लब, गट्टा, ये सब सब किस में है? बद्धी, ये सब सब तबले से संबंधित है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर की, स्याही और चाटी के बीच का भाग क्या कहलाता है? स्याही और चाटी, जैसे कि ये आपका पूरी है, यहाँ पे तो बीच में आपका क्या रहता है?
स्याही रहता है और यहाँ से भी एक आपका ये रहता है। तो ये पूछ रहा है, ये आपका हो गया छांटी, ठीक है? छांटी और ये हो गया आपका स्याही। तो इसके जो ये जो बीच वाला जो भाग है भई, ये वाला पूछ रहा है कि इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? क्या मैदान, गट्टा या लब? गट्टा तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ होता है? गट्टा जो होता है आपके तबले में 8 गट्टे होते हैं, ये आपके नीचे में इस तरह से बंधा हुआ होता है ना, नीचे में, ठीक है? तो ये जो है वो गट्टा तो नहीं होगा भई, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ जो कि बहुत अच्छे से मैं बना पाऊँगा तबले का चित्र, ठीक है? बस आपको समझाने के लिए। तो ये जो होता है आपको इसे कहते हैं क्या कहते हैं? मैदान भी कहते हैं और लब भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मैदान और लब उसी को कहते हैं। यानी कि स्याही और चांटी के बीच के भाग क्या कहलाता है? तो या तो मैदान कहें मेरे दोस्त, मैदान कहें या लब कहें, ठीक है? चलिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस गायन विधा में लयकारी का प्रयोग किया जाता है? ख्याल है, ध्रुपद है या तराना है? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुपद में जो है लयकारी किया जाता है, इसमें लयकारी दिखाया जाता है, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर, इनमें से कौन सा स्वर संगति राग देश को इंगित करता है? क्या सारे ग प ध सा? नहीं। क्या सारे ग म प ध नि सा? ये भी नहीं। ये आपका रे म प नि ध, ठीक है? ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आपका रे म प नि ध जो है आपके किस राग को दर्शाता है? तो राग देश को दर्शाता है, ठीक है? रे म प नि ध देखो सखी बरसन को इस तरह से जो है उसी में आपका राग देश। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा, पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने किस पद्धति का निर्माण किया है? क्या रागांग, दसविध राग वर्गीकरण या मेल पद्धति? तो यहाँ जो है नारायण मोरेश्वर खरे हम बात करेंगे, यहाँ पे 30 माना है भाई, क्या? तो जिसका सिद्ध प्रतिपादन या फिर जिस पद्धति का निर्माण किया उसी को 30 माना है। तो बता दें आपको कि यहाँ पे रागांग हो जाएगा, इन्होंने रागांगों की संख्या 30 रागांग माने हैं पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने। और ये खरे किसके शिष्य थे? तो ऐसा कहा जाता है कि पलूस्कर जी के शिष्य थे नारायण मोरेश्वर खरे, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि पंडित निखिल बनर्जी के सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी थी? 7, 8, 6? भाई किसके? तो 7 जो है तो जनरली 7 होता है, लेकिन निखिल बनर्जी का पूछ रहा है, निखिल बनर्जी के सितार में, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इनके सितार में 8 तार रहते थे। ऐसे आपको तो जानते ही हैं कि साथ ही, लेकिन 6 तार वाला भी एक व्यक्ति है, जो कि कौन है? विलायत हुसैन, ठीक है? विलायत हुसैन, ये आपके जो हैं इनके तार में, इनके जो है सितार में कितने तार? तो 6 तार वाला सितार। और 7 वाले तो जनरल हैं, लेकिन 8 वाला आपका हो जाएगा पंडित निखिल बनर्जी। और इनके गुरु कौन थे? तो भाई इनके भी गुरु थे आपके अलाउद्दीन खां साहब। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है 19 नंबर, श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर घोड़च से तार सा की दूरी कितनी होगी? तार सा, देखिए अगर आप लोग मध्य सा जानते होंगे कि मध्य सा की दूरी कितनी होगी, तो मध्य सा की दूरी भैया आपका कितना हो जाता है? 36 रहता है ना, और 36। लेकिन जैसे ही हम तार सा पे जाएंगे और ऊपर बढ़ेंगे तो उसकी दूरी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, ठीक है? उसकी दूरी यानी कि जब हम तार पे जाएंगे तो सीधा उसका आधा हो जाएगा, यानी कि तार सा पे आधा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 इंच, ठीक है? ये किन के अनुसार है? ये आपके श्रीनिवास के अनुसार है, ठीक है? और ये 36 क्या है? ये आपके मध्य सा का है दूरी, घोड़च से मध्य सा की दूरी है, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा है आधुनिक राग वर्गीकरण में सा किस श्रुति पर अवस्थित है? आधुनिक में देखिए सा कौन सा श्रुति, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से 22 लिखते हैं। तो आधुनिक में हम सा को किस पे स्थापित करते हैं? आधुनिक में हम सा को पहले पे ही स्थापित करते हैं, ठीक है? इससे जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा पहली श्रुति पर स्थापित है, और पहली श्रुति का नाम क्या है? तिव्रा, ठीक है? ये आपका तिव्रा हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर, भारतीय संगीत वाद्य पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति, लालमणि मिश्र या ओंकारनाथ ठाकुर? इसका जो जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि लालमणि मिश्र और आचार्य बृहस्पति किनके लेखक है? तो संगीत आपके एक होता है ना, क्या बोलते हैं, भरत का संगीत सिद्धांत, ठीक है? उस ग्रंथ के लेखक जो है कौन है? आचार्य बृहस्पति जी हैं। इनका एक और ग्रंथ है भाई, मैंने बहुत बार बताया, जरा एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों आचार्य बृहस्पति जी के ग्रंथ का, ठीक है? आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि तानपुरा का पहला तार खाली स्थान से मिलाया जाता है, क्या मंद्र पंचम, तार षडज या तीव्र मध्यम? इसका जो जवाब हो जाएगा तो तानपुरा का पहला तार, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा होने वाला है दोस्तों मंद्र पंचम, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ए, ठीक है? मंद्र पंचम।
आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिना पर्दा वाला वाद्य यंत्र है? क्या इसराज है, सरोद है या फिर सितार है? देखिए बात कर लेंगे हम इसराज की और सितार की, तो इन दोनों में क्या होते हैं, पर्दे लगे होते हैं और इसी पर्दे को सारिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे सारिका भी कहा जाता है। और जो नहीं है, जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सरोद, जो कि अलाउद्दीन खां जाने जाते हैं सरोद वादन के लिए। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खां। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये जो है स्टेट में गलत किए हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं क्या कि हर वाद्य बजाते हैं, इसलिए एक से अधिक मार के आए उसमें जो है क्या किए थे, बहुत सारे उसमें था नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला चुनना चाहिए था। तो वो क्या किए थे कि अलाउद्दीन खां के बारे में आप लोग, वो लोग दूसरे दूसरे से सारे जो वाद्य थे उसको टिक करके आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना था। ठीक है, चलिए, तो याद रखना सरोद बजाते हैं, ये मुख्य सरोद हैं। आगे आइए अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का, अलगोजा किस श्रेणी तथा किस राज्य का लोकवाद्य है? क्या ये अवनद है बंगाल का, सुसीर है राजस्थान का या घन है कश्मीर का? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलगोजा एक तो श्रेणी है इसका सुसीर, और किस राज्य का, तो ये राजस्थान राज्य का लोकवाद्य है। ठीक है, अलगोजा। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर की, छाया लग राग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कथन। इनमें किसी रागों की छाया नहीं पड़ती है। भाई अगर जब छाया लग है ही तो क्या पूछ रहा, किसी की छाया नहीं पड़ती है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हमें सत्य बताना है। इनमें एक राग की छाया पड़ती है। भाई छाया लग, आगे पढ़ते हैं, इनमें दो से अधिक रागों की छाया पड़ती है, तो दो से अधिक तो नहीं पड़ेगा, जो छाया लग रहेगा वो तो एक से दूसरा में ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। और जो संकीर्ण रहेगा उसमें जो है कई एक राग की छाया लग जाएगी देखने को। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर श्रृंगार रस को प्रदर्शित करता है? ठीक है, श्रृंगार रस, क्या वो सापा, गनी या रेसा? इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ग और नी जो है ऐसे स्वर हैं जो कि आपके श्रृंगार रस को समर्पित है, श्रृंगार रस को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, पंडित रविशंकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सितार वादक थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया था, या यह किराना घराना से संबंधित थे? तो देखिए कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं, तो भाई सितार वादक थे ये तो सही है, इन्हें भारत रत्न दिया गया था ये भी सही है, या किराना घराने से संबंधित थे? भाई किराना तो नहीं होगा, यही आपका गलत है, यही आपका गलत है, क्योंकि ये कहाँ से थे, मैहर घराने से संबंधित थे। ठीक है, ये मैहर घराने से, इससे जवाब हो जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है कि वेंकटमुखी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? थाट राग, 72 मेल या राग रागनी? देखिए थाट राग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके भातखंडे हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम राग रागनी की बात करेंगे तो ये आपके नारद हो जाएंगे। लेकिन वेंकटमुखी की अगर बात कर लेंगे तो ये आपके 72 थाट जो है, 72 मेल जो है, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का, कि इनमें से किस दो स्वरों के बीच 9 श्रुतियों का अंतर पाया जाता है? क्या ये सापा है, सामा है या सासा है? ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों जो है पाइथागोरस ने यही तीन स्वर संवाद माने थे भाई। ये पाइथागोरस के बारे में बता दूं, यहाँ पे जब साथ में ऑप्शन ही है ही तो मैं बता देता हूं कि ये तीनों स्वर संवाद जो है पाइथागोरस के द्वारा माना गया था, तीन, ये सापा, सामा और सासा। और भरत ने कितने माने थे? भरत ने बस ये दो माने थे, सापा और सामा। ठीक है, चलिए, लेकिन प्रश्न तो कुछ और ही है भाई। चलते हैं, इनमें से दो यानी 9 पूछ रहा है, तो 9 की अगर हम बात कर लेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ये 9 श्रुतियों का अंतर होता है, और यहाँ पे सापा की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे ये कितने, 13 श्रुतियों का अंतर होता है भाई। ठीक है, 13 श्रुति का अंतर होता है, आपको ध्यान रखना है। सापा में और सामा में कितने, 9 श्रुतियों का अंतर होता है। इससे जवाब हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि धमार गायन किस मौसम में किया जाता है? तो क्या ये वर्षा ऋतु है, होली है या फिर बसंत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, होली।